नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पहली स्टोरी में आपको मैं दिखाऊंगा कि बद्रीनाथ के पास बर्फ में फंसे 41 लोगों की जिंदगी बचाने में कैसे जुटी हुई है सेना और अगले 12 घंटे में कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना है सबसे बड़ी चुनौती का सामना। दूसरी स्टोरी में दिखाऊंगा मैं कि संभल मस्जिद में कैसे हुई सनातन के सबूत मिटाने वाली साजिश। और तीसरी स्टोरी में यह बताऊंगा कि बिहार एनडीए में नीतीश को लेकर कौन सा नया कंफ्यूजन सामने आ गया है। लेकिन शुरुआत अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो इस बार पहाड़ों पर जनवरी में बहुत कम बर्फबारी हुई, जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को वजह बताया गया। और फिर फरवरी आई और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ऐसी गर्मी पड़ने लगी कि अमूमन फरवरी में नहीं पड़ती। लोग जब ये मान चुके थे कि अब पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ेगी, तभी मौसम ने अचानक करवट बदली और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर 2 दिन में जबरदस्त बर्फबारी हो गई। और इसी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के चमोली में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां बद्रीनाथ के नजदीक एक ग्लेशियर टूटा और 57 मजदूर हजारों टन बर्फ के नीचे दब गए, जिनमें से सिर्फ 16 मजदूरों को ही अभी तक बचाया जा सका है। बाकी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो एक सांकेतिक वीडियो है, क्योंकि हादसे का या एवलांच का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें जारी की है, जो वीडियो जारी किया है, वो आपको मैं जरूर दिखाता हूं। तो ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पे, ये उस वक्त का है जब ग्लेशियर टूटने की खबर मिलने के बाद सबसे पहले सेना की सूर्य कमांड के जवान मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इन तस्वीरों में सेना के जवान घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक उसी जगह का वीडियो है जहां एवलांच हुआ था। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। इसमें आईटीबीपी के जवान एवलांच में दबे मजदूर को निकालकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है इस समय भी, जिस समय वीडियो बनाया गया है। और आईटीबीपी के जवान 2 से 3 फीट बर्फ में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस जगह पर एवलांच हुआ वहां हालात कितने खराब हैं। बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन ने सावधानी बरती होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आप यह समझिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो यह हादसा सुबह करीब 8 बजे बद्रीनाथ से भारत के पहले गांव माणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप था और उसमें करीब 57 मजदूर थे, जो सड़क निर्माण और सड़क से बर्फ को हटाने के काम में जुटे हुए थे। 2 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से एक ग्लेशियर फटकर इसी दौरान टूटा और कैंप समेत 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी तक इस हादसे में 16 मजदूरों को ही बचाया जा सका है। अब आप सुनिए कि आईटीबीपी कमांडर ने क्या बताया इस बारे में कि हादसा कैसे हुआ। कि न्यूज भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहां पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहां पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहां पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहां पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है। और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो ये तो गनीमत रही कि सेना और आईटीबीपी की टुकड़ियां हादसे वाली जगह के नजदीक तैनात थी, तो 16 मजदूरों की जान एक तरीके से बच गई। लेकिन 41 मजदूरों का रेस्क्यू अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। और इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार से लेकर प्रशासन तक सब एक पैर पर खड़े हैं
सीएम पुष्कर सिंह धामी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ सबकी टीमें मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि जो लोग भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इस घटना को 10 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो जो मजदूर अभी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं वो किस हाल में होंगे, वो जिंदा होंगे भी या नहीं, इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतें आ रही है। न हेलीकॉप्टर उड़ पा रहा है, न रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी उपकरण वहां पहुंच पा रहे हैं। सीएम धामी क्या कह रहे हैं, एक बार जरा उनको भी सुनिए। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। तो सोचिए, जहां पहुंचना ही इतना कठिन है वहां 57 मजदूर कैसे पहुंचे होंगे और आखिर किसकी परमिशन से वहां पहुंचे। इसलिए सवाल तो यह भी बनता है कि क्या इस घटना के पीछे किसी तरह की लापरवाही रही? क्या प्रशासन और बीआरओ ने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसकी कीमत 57 मजदूरों ने चुकाई है? क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही बंद है, सड़कें ब्लॉक कर दी गई है। एवलांच के खतरे वाली पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है और लोग चले भी गए हैं। ये तस्वीरें चमोली जिले की है, जहां की एवलांच में 57 मजदूर दबे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, न कोई इंसान नजर आ रहा है और न कोई परिंदा। लेकिन इतने खतरनाक मौसम में 57 मजदूर सड़क बना रहे थे, सड़क से बर्फ हटा रहे थे। यह बात हजम करना मुश्किल है, इसलिए सवाल तो उठेंगे ही। आखिर इतनी बर्फबारी के बीच जहां ग्लेशियर फटने का खतरा लगातार बना हुआ था, वहां ये मजदूर कौन सी सड़क बना रहे थे और क्यों बना रहे थे? डीएम के मुताबिक मजदूर सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन सड़कों से बर्फ हटाने का काम तो बर्फबारी खत्म होने के बाद होता है। बर्फ गिर रही थी और उसी बीच में बर्फ हटाने का काम भी चल रहा था। यह बात एक बार हजम नहीं होती है। खबर यह है कि बीआरओ ने सड़क बनाने का ठेका एक निजी ठेकेदार को दिया हुआ था और जो मजदूर बर्फ में दबे हैं उन्हें वही ठेकेदार वहां लेकर गया था। तो सवाल यह भी है कि बीआरओ ने उस ठेकेदार को मौसम विभाग की चेतावनी क्यों नहीं दी और उस चेतावनी के बावजूद उसे वहां जाने क्यों दिया जहां एवलांच का खतरा था। मान लीजिए कि सारे मजदूर बर्फबारी के बीच फंस गए थे, तो फिर सवाल यह भी है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीआरओ और प्रशासन को पता ही नहीं था कि 57 मजदूर एक ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहां एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब उन मजदूरों के परिवार वाले जरूर पूछेंगे जो मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं, और प्रशासन को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी उन मजदूरों को बचाने की है जो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें बर्फ के नीचे से निकालकर उनकी जिंदगी बचाना हर मिनट एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि संभल मस्जिद में कैसे हुई है सनातन के सबूतों को मिटाने वाली साजिश। तो क्या संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को उसकी असली पहचान छिपाने का जरिया बना लिया गया था? यह सवाल एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट उठा रही है, जिसे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर 3 सदस्यों की कमेटी ने कल 1.5 घंटे तक एक मस्जिद का इंस्पेक्शन किया, तब जाकर यह रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सफाई भर की जरूरत है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और इस पर अब 5 मार्च को सुनवाई होगी। लेकिन एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की मुश्किलें बढ़ाने वाली। एएसआई ने उसी का हवाला देकर कहा है कि एएसआई की कंजर्वेशन एंड साइंस विंग से इस बात की पड़ताल करवानी चाहिए। यानी ऐसा लग रहा है
कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग उठाकर इंतजामिया कमेटी ने नई मुसीबत को न्योता दे दिया है। पहले आपको बताऊं कि एएसआई ने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा है और फिर उस पर आगे बात करूंगा। तो इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या कहा गया, जरा देखिए। एएसआई कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में रिपेयर और रेनोवेशन के कई काम हुए हैं। जो सर्वे करने गई थी, जो टीम तीन सदस्यीय टीम, उसने बताया है कि ऐतिहासिक स्मारक में बहुत कुछ बदला गया है। क्योंकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है और इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई इजाजत नहीं होती है, वैसे में इस बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी बताया गया है कि फ्लोर को टाइल्स और पत्थर लगाकर ढक दिया गया है। आप पहले इस पर गौर करिएगा कि जो रिपोर्ट में बताया गया है, फिर मैं बताऊंगा कि इसके मायने क्या हैं। अगर ये बात कही जा रही है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और मस्जिद के अंदर की दीवारों पर पेंट की मोटी परत चढ़ाई गई है, मोटी परत, याद रखिएगा इस बात को, इस पर आगे बात करूंगा। तो इसके अलावा यह कहा गया है कि सुनहरे, लाल, हरे, पीले रंग के शार्प पेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि उसके पीछे जो कलर है, जो रंग है, वो दिखे नहीं। इसका भी एक खास मतलब है, मैं अब आगे आपको बताऊंगा। एनामेल पेंट से दीवारों की असली पहचान छिपाई गई है, ये कमेटी ने बताया है हाईकोर्ट को। और इसके अलावा आगे जो बातें इसमें कही गई है कि मस्जिद परिसर में मॉडर्न कारीगरी भी कराई गई है, जिसकी की इजाजत अमूमन नहीं होती है। मस्जिद के पीछे के छोटे कमरों की हालत अभी भी खराब है, वो वहां पर सीलिंग की लकड़ियां उखड़ी हुई है, जिसके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। ये सारी तस्वीरें जो आपको मैं इस समय दिखा रहा हूं, ये उसी सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। ये संभल की शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं और ये उसके इंटीरियर, उसके अंदर की कुछ तस्वीरें आप देखिए। और ये जो अभी मैं कह रहा था कि जो पीछे के कमरे हैं, जिसके की जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है, ये देखिए, ये कमरे उस कमरे की तस्वीरें हैं। तो ये सारी तस्वीरों के जरिए जो ये कुछ पॉइंट्स में हमने आपको बताया कि जो कमेटी ने उस सर्वे में क्या पाया। लेकिन इसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर किए गए पेंट अभी भी चमकीले हैं और उसकी परत तक नहीं उतरी है, न ही वो कहीं से फीके पड़े हैं। इसलिए साफ सफाई ही काफी है और उस पर दोबारा से नया पेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं। एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन इस पर नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा ने आज जो पड़ताल की है, एक बार उसको आपको देखना चाहिए। और एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पर जो जुटे हुए लोग थे, उन्होंने जो कहा इस दौरान, वो भी आपको सुनना चाहिए। संभल मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि रंग रोगन की जरूरत नहीं है, तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है? पुताई हर साल होती है साहब इसकी। हाँ, हर साल होती है। अच्छा जी हाँ, तो हर साल पुताई की जरूरत पड़ती है इसे? जी हाँ, मजहबी मामला नहीं। कुएं को ढक क्यों दिया था बाद में? अब जब उसकी जरूरत नहीं है तो ढक दिया। जरूरत नहीं थी, जब जरूरत नहीं है, अब टंकी लग गई, नल लग गए। जैसे मतलब जैसे जैसे ताउन बढ़ता जाता है, लोग मतलब मस्जिद के लिए ताउन करते हैं, उसी हिसाब से मस्जिद में काम होता है। अच्छा, तो इमारत जो है, इसमें आप लोगों ने देखा पिछले 20 साल में काफी कुछ बदलता हुआ, मतलब माशाल्लाह बहुत मतलब ये ग्रिल है, जीना है, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है वक्त के हिसाब से। अच्छा, अंदर पेड़ पौधे भी हैं प्रांगण में? बहुत पुराने बरगद है, बरगद के पेड़ हैं, बहुत पुराने। एक उसका बड़का पेड़ है, 2 गुलड़ के पेड़ हैं। अच्छा, एक नीम का पेड़ है। अंदर कुछ रंग रोगन या कुछ रिकंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ हो? होता रहता है। हाँ? होता रहता है, हर साल होता रहता है। तो संभल के नमाजी ये मान रहे हैं कि मस्जिद के अंदर सालाना रंगाई पुताई के अलावा कई तरह के निर्माण कार्य भी हुए। और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जाकिर अली तो कह चुके हैं कि यहां रंगाई पुताई के लिए कभी एएसआई की मंजूरी की जरूरत ही नहीं समझी गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर इतना बखेड़ा क्यों किया जा रहा है, हिंदू पक्ष रंगाई पुताई पर इतनी आपत्तियां क्यों जता रहा है। तो इस बात को समझने के लिए आपको इस विवादित स्थल को लेकर पिछले कई सर्वे रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, उसको गौर से सुनना और समझना चाहिए। क्योंकि इस बार जो रिपोर्ट सौंपी गई है सर्वे की, उसके कुछ पॉइंटर्स हमने आपको बताए, लेकिन इसके पहले जो कई सर्वे हुए हैं उसमें जो बातें कही गई है, उसके बाद अगर उसको आप गौर से समझेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे कि आखिर हिंदू पक्ष की आपत्तियां क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि चंदौसी कोर्ट में 2 जनवरी 2025 को इस इमारत को लेकर जो 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें क्या कहा गया।
उसमें कहा गया था कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं, जैसे कि फूल के निशान, कलाकृतियां, बट ब्रिज और कुआं और वगैरह वगैरह। अब एएसआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर एनेमल का एक मोटा पेंट चढ़ा हुआ है। तो यह सवाल उठ रहा है कि पेंट की परत के पीछे आखिर क्या छिपाया गया है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में कई और भी मस्जिदें हैं, लेकिन रमजान के मौके पर हर साल वहां रंगाई पुताई जैसी कोई बात सामने नहीं आती। फिर इस इमारत पर रंग पेंट को लेकर मुस्लिम पक्ष इस कदर क्यों अड़ा हुआ है? अब इस मस्जिद को लेकर सन 1879 वाली सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करना भी यहां जरूरी है, जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एसीएल कार्लाइल ने तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया था उसको गौर से सुनिएगा, यह बहुत ही रोचक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि संभल की जामा मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा मलबे से बनाया गया था और उसकी दीवारों और नींव में पुरानी संरचना के पत्थर, गुड़, चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को जोड़कर उसको बनाए गए थे। यानी कि गारे के तौर पे गुड़, चूना पत्थर और मिट्टी को इस्तेमाल किया गया था। और जो चीजें इस्तेमाल की गई थी, जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, वो पुरानी संरचना के। अब पुरानी संरचना क्या थी उसके बारे में भी कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ऐसा लगता है कि केंद्रीय चौकोर हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थरों से ढकी हुई बड़ी बड़ी ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर चढ़ाया है उससे यह छिप जाता है कि वो किस सामग्री से बनी हुई। अब आप गौर करिए, ये जो प्लास्टर और पेंट का जो मसला आ रहा है वो कहां से आ रहा है और उसके जड़ में कौन सी बातें। तो मैं उसी में कहा गया है, वो कार्लाइल ही कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जहां प्लास्टर टूटा हुआ था वहां कई स्थानों की जांच करने पर मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर पत्थर निकल आया था और मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को उखाड़ फेंका, खासकर उन पत्थरों को जिनमें हिंदू धर्म के निशान थे। उन्होंने पत्थरों का फर्श बना दिया और मूर्तियों को नीचे की तरफ मोड़ दिया। मतलब मूर्तियां नीचे फर्श में भी लगा दी गई और उसका पीठ जो है ऊपर कर दिया गया और उसका सामने का जो चेहरे वाला हिस्सा था उसको नीचे जमीन की तरफ कर दिया गया और उसको फर्श में चुनवा दिया। ये कार्लाइल ने कहा है, एसीएल कार्लाइल ने। एसीएल कार्लाइल ने तब संभल की जामा मस्जिद का जो सर्वे किया था वो रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर इन 1874-75 एंड 1875-76 इस टाइटल के नाम से पब्लिश हुई थी, इस टाइटल से पब्लिश हुई थी और आज भी देश भर की कई लाइब्रेरी में मौजूद है। तो कार्लाइल ने 146 साल पुरानी उसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया था कि जामा मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दे रहे थे जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाली डिजाइन और संरचना के थे। आप गौर करिए इस बात। कार्लाइल के सर्वे में जिन बातों का जिक्र है, जिन सबूतों का जिक्र है, वो अब अगर संभल की जामा मस्जिद में नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उन्हें प्लास्टर और पेंट की मोटी परतों में छिपा दिया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि इस इमारत पर रंग पेंट को लेकर हिंदू पक्ष बार बार क्यों आपत्ति जता रहा और मुस्लिम पक्ष क्यों अड़ा हुआ है रंग रोगन कराने के लिए। तो इसीलिए एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट सौंपी है उसका जवाब देना भी इंतजामिया कमेटी के लिए अब आसान नहीं होगा। उसमें इस बात का जवाब देना है कि मस्जिद के पीछे के हिस्से के कमरों को बदहाली में क्यों छोड़ दिया गया जो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होते रहे। वहां की छत की लकड़ियां और कड़ियां सड़कर गिरने की कगार पर है, फिर भी उसे दुरुस्त नहीं किया गया। कभी दुरुस्त करने की जरूरत नहीं समझी गई, लेकिन उसकी जगह मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है और अंदरूनी दीवार है उस पर हर साल मोटे मोटे एनामल के पेंट चढ़ाने पर जोर रहा। आखिर क्यों? यहां आपको संभल के जो हिंदू हैं उनकी प्रतिक्रिया भी सुननी चाहिए जो पीढ़ियों से वहां बाशिंदे हैं और वो मुस्लिम पक्ष के उस दावे को कैसे देखते हैं जिसमें लगातार कहा जाता रहा है कि संभल की जामा मस्जिद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। बचपन में अंदर खेलने गया था क्रिकेट, अंदर क्रिकेट खेलते हैं? आराम से। अभी भी जा सकते हैं खेलने के लिए? अब नहीं जा सकते। क्यों? अब तो प्रतिबंध है, ऐसा माहौल हो गया ऐसा। तो ये तो अभी मान लीजिए बवाल हुआ उसके बाद हुआ? नहीं, बहुत सालों से नहीं जा सकते, 92 से। अच्छा।
92 के बाद से नहीं जा सकते। तो क्या बदल गया था 92 के बाद यहाँ? 92 के बाद जो है ये ग्रिल लगा है, इधर का गेट खुला है, इधर का ग्रिल लगा है, इधर का गेट खुला है, ये सब बदल गया है। जो ASI ने जो परमिशन नहीं दी थी, ASI तो कल ही आई है पहली बार। अच्छा, अपने सबूतों को देखने पहले ASI वालों को नहीं जाने देते थे। तो फिर रंग रंगाई का काम, रंग पुताई अपनी मर्जी से ही, अपनी सब मर्जी से होता था। तो संभल की मस्जिद में रंग पुचाड़े का काम, रंग पेंट का काम क्यों बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर क्यों दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो मूड मीटर में अब वक्त है आगे बढ़ने का और आपको यह बताने का कि बिहार में नीतीश को लेकर अब कौन सा नया कंफ्यूजन सामने आ गया है। तो कहते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इस अनिश्चित खेल का असल रंग देखना है तो बिहार की राजनीति को देख लीजिए। विधानसभा का चुनाव इस साल आखिर में होने वाला है, लेकिन अभी से ही चुनावी रंग नेताओं पर पूरी तरीके से चढ़ चुका है और आज तो जो कुछ हुआ उस पर आने वाली होली में जोगीरा लिखा जाना समझिए तय। तो हुआ ये कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेने की बजाय बोल दिया कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। दिलीप तो दिलीप, नीतीश के मंत्रिमंडल के साथी और बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार से जब यही सवाल पूछा गया तो उस सवाल का भी उन्होंने गोलमोल तरीके से ऐसा जवाब दिया कि क्या ही कहा जाए। फिर क्या था, बवाल हो गया। विपक्ष को तो जैसे बैठे बिठाए मौका मिल गया, कहने लगे कि देखिए बीजेपी वाले जेडीयू को एक दिन खा जाएंगे। जरा सुनिए आज बिहार में इस जो पूरा एपिसोड हुआ बवाल का, उस पर क्या क्या हुआ। जो निर्णय लिया है एनडीए गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हम जाएंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी भाजपा बड़ी पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जाकर के है, एनडीए के पांचों दल हैं जाकर के, सब मिलकर जो तय करेंगे नाम हम सम्मानेंगे। नीतीश कुमार अभी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, तय है कि उनके नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहे हैं जाकर के। तो पूरी तरीके से देखिए हाईजैक तो हो ही रखी। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को खत्म किया जाए। तो दरअसल बिहार में बीते सालों में जिस हिसाब से नीतीश ने गठबंधन बदला है, उसके बाद से तेजस्वी यादव तो बस इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन दिखे और वो नीतीश को भड़काना शुरू कर दे। इसीलिए बगैर देर किए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल फिर से कैमरे के सामने उनको आना पड़ा, लेकिन इस बार उनके होठों पर सफाई थी। हालांकि सच्चाई कितनी थी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुनिए जरा दिलीप जायसवाल को कि उन्होंने क्या सफाई दी। कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी जो हमारा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो आप बैकड्रॉप पर भी देखते होंगे कि 2025 फिर से नीतीश। तो इन सब बातों पर कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। प्रक्रिया जो होता है वो प्रक्रिया होगा, लेकिन नेतृत्व तो घोषित है। लेकिन आप कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा एनडीए घटक दल। मैंने कहा कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा जो स्लोगन है वो है 2025 फिर से नीतीश। तो एनडीए के स्लोगन में आ गया है 2025 फिर से नीतीश, और यह भी बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही यह सवाल सामने आ रहा है कि जीतने के बाद नीतीश को फिर से सीएम बनाएंगे कि नहीं, तब क्लियर कट जवाब नहीं दिख रहा। यानी चुनाव के पहले तो नीतीश का चेहरा होगा, लेकिन बाद में कौन होगा इसको लेकर सियासी सस्पेंस बनता दिख रहा है। हालांकि पिछले सोमवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर दौरे पर आए थे तो वहां उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था और नीतीश के नेतृत्व की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब देखिए कि लाडले नीतीश को फिर से सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर यह विवाद कैसे शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत नीतीश के लाडले निशांत कुमार ने की थी। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने हाल ही में मांग की थी कि एनडीए उनके पिता को अभी से सीएम का फेस घोषित कर दे। लेकिन देख लीजिए कि निशांत की इस डिमांड से बिहार की राजनीति में क्या नया कांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी धीरे धीरे ही सही
बिहार में जेडीयू पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है और इसका असर हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखा। बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद मिला और इसके साथ ही अब नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्रियों में से 21 बीजेपी के हो गए और जेडीयू के बचे सिर्फ 13 मंत्री, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। तो मंच से नीतीश को बड़ा भाई और लाडला बताया जा रहा है, लेकिन मलाई बीजेपी के हिस्से में आती दिखाई दे रही है। और तो और नीतीश निशांत के साथ समूची जेडीयू ये नहीं भूलेगी कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवसेना तोड़कर विधायक लाने वाले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने चुनाव में के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी दी, क्योंकि नंबर कम था और यहां भी नंबर का ही खेल है। तो इस खेल में अब नीतीश कुमार की सेटिंग कैसे बैठती है, क्या समीकरण बैठता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसी साल चुनाव हैं विधानसभा के, इसलिए बिहार की राजनीति पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन आज मूड मीटर में चलते चलते एक बहुत ही खास तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो है आज का प्रयागराज संगम किनारे का। देख लीजिए कि भीड़ आज भी कितनी ज्यादा है, महाकुंभ खत्म होने के बाद भी। लेकिन यहां तक कल तक जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां घाट किनारे लोग अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को।